प्यारे बच्चों नमस्कार। हमारे स्कूल मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। हमने आपको अगले अपने वीडियो लेक्चर में एनसीईआरटी क्लास 11th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 के बारे में थोड़ा सा समझाया। उसमें हमने आपको समुच्चय का प्रकार पढ़ा, यानी टाइप्स ऑफ सेट पढ़ा। उस 6-7 प्रकार के जो भी सेट थे, आप लोगों ने वो सेट को सीखा और वो उन सेट की परिभाषा को सीखा और बाई एग्जाम्पल समझा, और उन पर आधारित हमने आपको जो प्रश्नावली 1.2 के सवाल हैं उन पर आधारित 2-3 सवाल हमने हल करवाया। अब आइए हम आपको 1 बाई 1 आगे के सवाल हल करवाते हैं और आप बोर्ड पर ध्यान दें। मुझे विश्वास है कि आपको अधिक से अधिक पॉइंट समझ में आएंगे और सारे सवाल क्लियर होते जाएंगे। एक ही बार में आपको सारे सवाल समझ में आ जाएंगे, बशर्ते आप अगर हमारी अगली वीडियो नहीं देखे हैं जिसमें हमने टाइप्स ऑफ सेट पढ़ा है, उसको आप ज़रूर देख लें। अगर वो वीडियो आप नहीं देखेंगे तो यह जो समझाने चल रहे हैं ये बिल्कुल नहीं समझ में आएंगे। इसलिए आप इसके पहले की वीडियो, आप पार्ट 1 को पहले देखिए, फिर इसको देखिए। तो आइए सीखते हैं सवाल क्या है। अच्छा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था और क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा था कि ऐसे 5 सवाल दिए गए थे और पांचों सवाल में पूछ रहा था कि इनमें से छांटिए कौन सा परिमित समुच्चय है और कौन सा अपरिमित समुच्चय है। मतलब इंग्लिश में बात करें तो परिमित को बोलते हैं परिमित को बोलेंगे हम इंग्लिश में फाइनाइट, परिमित को बोलेंगे फाइनाइट और अपरिमित को बोलेंगे इनफाइनाइट। तो फाइनाइट इनफाइनाइट सेट हमने पढ़ा है, उसकी परिभाषा पढ़ा है और उस पर आधारित सवाल भी हमने लगाया है, और इस सवाल को भी देखें और इसके आगे जो सवाल है उनको भी देखेंगे 1 बाई 1 करके। आप देखें, हमने जो फाइनाइट सेट था मतलब परिभाषित सेट था जिसको बोलते हैं परिमित समुच्चय। तो परिमित समुच्चय की डिफिनेशन हमने बताया था, ऐसे समुच्चय जिनके अवयव को हम गिन सकें, ऐसे समुच्चय जिनके अवयव को हम गिन सकें, ऐसे समुच्चय परिमित समुच्चय कहलाते हैं। और ऐसे समुच्चय जिनके अवयव को हम ना गिन सकें उन्हें अपरिमित समुच्चय कहते हैं, वे अपरिमित समुच्चय कहलाते हैं। जैसे आपका पहला एग्जाम्पल है, यक्स अक्ष के समांतर रेखा का समुच्चय। तो यक्स अक्ष, माना कि यक्स अक्ष कोई है। अब देखें, यक्स, पहला आपका ये हल जो है, हल पॉइंट पहला, यक्स अक्ष के समानांतर तर। अब देखिए, अगर माना कोई यक्स अक्ष ये है, यक्स अक्ष, अब यक्स अक्ष के समांतर चाहे इधर चाहे इधर चाहे इधर हम कई अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। जब हम किसी अक्ष के समांतर बात करेगा, अब अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। अब इन रेखाओं की हम गिनती तो नहीं कर सकते हैं ना, तो हम बोल देंगे यक्स अक्ष के समांतर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, खींची जा सकती हैं, इसलिए इनको गिना गिन नहीं सकते हैं, इनको गिन नहीं सकते हैं। और यह एक जब नहीं गिन पाएंगे तो यह एक अपरिमित समुच्चय होगा।
अपरिमित समुच्चय है। यह एक अपरिमित समुच्चय है। अभी ऐसा कोई समुच्चय होता है जिनके अवयवों को हम गिन सकते हैं, तो वह हमारा जो समुच्चय बनता है उसको हम बोलते हैं परिमित समुच्चय। जैसे देखें हमारा ये दूसरा वाला है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अब अंग्रेजी वर्णमाला में केवल 26 अक्षर होते हैं। अब 26 अक्षर को तो हम गिन सकते हैं, तो आसानी से गिन सकते हैं, तो उसको हम बोल देंगे कि यह एक परिमित समुच्चय है। जैसे देखें बोलेंगे अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं, इसलिए यह एक परिमित समुच्चय है या होगा। है या होगा, आप कुछ भी लिख सकते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं। अब आप कहानी बड़ी लिखना चाहें तो लिखें कि इनको गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते हैं, जो भी कुछ है। अब 26 अक्षर है तो हम उनको गिन सकते हैं, इसलिए यह जो भी समुच्चय होगा एक परिमित समुच्चय होगा। अब आप आगे के हमने दो आपको एक इसमें का परिमित और अपरिमित बता दिया। अब आगे के आप 3 बचते हैं, आप उसको स्वयं करेंगे और बहुत ही सिंपल है, कर भी लेंगे। समझा देते हैं। जैसे देखिए इनमें तीसरे वाले में कहा गया उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणन है। अब हम लिखेंगे यहाँ पे उन संख्याओं का समुच्चय जिनके जो 5 का गुणन है। जैसे देखिए थर्ड नंबर तो हमने माना सेट ए बराबर 5 का गुणज, तो 5 का गुणज पहला 5 हुआ, फिर 10 हुआ, फिर 15 हुआ, फिर 20 हुआ, फिर 25 10 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक जाएगा। अब इसको हम कहाँ तक है हमें पता ही नहीं है, क्योंकि 5 के गुणज बहुत सी संख्याएं होती हैं, तो हम यहीं पे छोड़ देंगे। और अब इनको क्या गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं। जब हम इनको काउंट नहीं कर सकते हैं, अनकाउंटेबल हैं, तो इसको जब कोई सेट हमारा अनकाउंटेबल होगा जिनको हम गिन ना सकें, तब ऐसे सेट को हम हमेशा कहेंगे यह एक अपरिमित समुच्चय है। लिखेंगे इनके अवयव जो नहीं गिने जा सकते हैं, नहीं गिने जा सकते हैं, इसलिए यह एक अपरिमित समुच्चय है ना। इसलिए यह एक अपरिमित समुच्चय है। ऐसे बोल देंगे इनको। जैसे चौथा आप कह रहा है पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, तो पृथ्वी पर जानवर रहते हैं और उनको हम गिन भी सकते हैं कितने जानवर रहते हैं, तो वो आपका परिमित समुच्चय हो जाएगा। अब बोल रहा है 5वां मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। अब मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय अनंत हो सकता है, मतलब कई वृत्त जा सकते हैं एक बिंदु से। तो जब एक बिंदु से कई वृत्त जा सकते हैं तो हम गिनती नहीं कर सकते हैं उसको। जब हम वृत्तों की गिनती नहीं कर सकते तो इसको हम बोल देंगे अपरिमित समुच्चय। यहीं पर हमारा ये सवाल समाप्त होता है। आप ऐसे ही आगे के सवाल करेंगे। परिमित और अपरिमित समुच्चय पर आधारित जितने भी क्वेश्चन होंगे आप सेम ऐसे करेंगे। और
हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी अगली वीडियो जो पीछे हमने डाला है परिमित और अपरिमित सेट से रिलेटेड, उसको आप ज़रूर देख लें ताकि अच्छे से आपको समझ में आ सके। और ये इस वीडियो में हमने 2-3 सवाल आपको समझाया और ये 2 सवाल आपके लिए छोड़ा है, आप इसको स्वयं हल करें। और अगर ना हल कर पाएँ तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप इन सवाल को कमेंट करिए, मैं अगली वीडियो में इन सवाल को समझाऊंगा। मैं अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चल रहा हूं और इनको आप नोट करें और हल करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखें हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि निम्नलिखित में बताइए कि a बराबर b अथवा नहीं। तो कहता है क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि निम्न में बताइए कि a बराबर b अथवा नहीं है ना, नहीं है। हमको ये बताना है क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कई सवाल दिए जाएंगे और उसमें बताना है कि a बराबर b, जो एक सेट a मिलेगा आपको, एक सेट b मिलेगा, तो बताना है कि a बराबर b है कि नहीं। अब आप याद करिए जब हमने टाइप्स ऑफ सेट पढ़ाया तो ये सिंबल हमने उसमें दिखाया था। ये सिंबल किस प्रकार के सेट में था? ये सिंबल आप याद करें तो शायद समान समुच्चय में था। ऐसे ही हमको इक्वल दिख रहा है, इक्वल का साइन, तो ये समान समुच्चय है, दोनों के एक बराबर समुच्चय जो होते हैं, या इनको उप समुच्चय भी हम बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा जो समान समुच्चय है तो समान, अब इसमें हमें ये छांटना है इन सवालों में कि समान समुच्चय क्या है। तो आइए देखते हैं। अच्छा, समान समुच्चय में हमने जो डिफिनेशन समान समुच्चय की पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी कि अगर दो कोई सेट हैं या दो समुच्चय हैं तो जो एलिमेंट A का होना चाहिए, अगर दो समुच्चय सेट A और सेट B हैं तो जो एलिमेंट A का हो वही एलिमेंट B का भी हो। स्थान उनके बदल सकते हैं परंतु वर्ड नहीं बदल सकते हैं, और ना तो कम ज़्यादा हो सकता है। अगर उसमें 4 वर्ड है तो उसमें भी 4 वर्ड होना चाहिए, अन्यथा समान समुच्चय नहीं होगा। तो ऐसे जितने भी हमारे पास अभी सेट मिले, समुच्चय मिले, अगर बराबर एलिमेंट दिख रहे हैं, उनके केवल स्थान चेंज है तो उनको समान समुच्चय बोलेंगे। और अगर केवल उनका जो है संख्या समान है, मतलब अगर 4 एलिमेंट है तो उनमें भी 4 लेकिन वर्ड चेंज है, तब उनको हम समान समुच्चय नहीं बोल पाएंगे। आइए सीखते हैं। पहला सवाल हमारा है, पहला सवाल बोला जा रहा है कि a बराबर मंझला कोष्ठक a, b, c, d, b बराबर मंझला कोष्ठक d, c, b, a। अब इनको बोलना है कि समान समुच्चय है कि नहीं। तो आप देखें, हमने डिफिनेशन आपको पढ़ा था कि एलिमेंट बराबर हैं तो एलिमेंट इनमें भी 4 और इनमें भी 4 अवयव, मतलब 4 अवयव इसके भी, 4 अवयव इसके भी, बस केवल स्थान चेंज है और अवयव तो वही हैं। तो इनको हम बोल पाएंगे कि ऐसे बोलेंगे, उत्तर इसका जो होगा, उत्तर होगा a बराबर b, चूंकि a सेट, ऐसे बोलेंगे सेट a का सभी अवयव सेट
बी में सेट बी में उपस्थित है ना। ये कारण ऐसे लिख देंगे, कारण देना जरूरी है बेटा। अच्छा, कारण हम जब तक नहीं देंगे तब तक हमारा क्वेश्चन गलत ही माना जाता है। माना जाता है कि इन्होंने आंसर की चोरी कर ली, कहीं पे आंसर लिख लिया, तो हमें कारण देना अति आवश्यक है। तो आइए दूसरा सवाल हमारा है, देखें दूसरा नंबर सवाल बोल रहा है, ऐसे बोल रहा, सेट ए बराबर 4, 8, 12, 16, अब बी बराबर महिला कोष्ठक 8, 4, 16, 18। अब आप देख रहे होंगे इनमें भी 4 अवयव, इनमें भी 4 अवयव सेम। अच्छा एक मिनट देख लेते हैं। अच्छा, अब आप देखें कि ये दोनों, इसमें 4 है, इसका भी 4 है, इसमें 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें 12 है, इसमें 12 नहीं, इसमें 16 है, 16 इसमें है, लेकिन इसमें 12 है तो 12 नहीं, और इसमें 18 है तो इसमें 18 नहीं, है ना। हमें किसी चीज़ को गलत साबित करने के लिए बस एक एग्जाम्पल मिलना काफ़ी होता है। ज़रूरी नहीं है कि अभी हमने ये 12 लिया, अब 12 इसमें देखा तो नहीं है, तो यहीं पे हम गलत बोल देंगे, जबकि हम काफ़ी है, यहीं पे हम बोल सकते हैं कि ए नॉट इक्वल टू बी। लेकिन हम देख रहे हैं कि 18 भी नहीं है, देख लेते हैं, कोई हर्ज नहीं है। तो हम बोलेंगे कि जो सेट आपका जो सेट है, उत्तर इसका आएगा, उत्तर आएगा वो आएगा कि 12 जो है नॉट बिलोंग्स टू सेट बी, है ना, सेट बी, ये इसमें नहीं है, इसलिए ए नॉट बिलोंग्स टू बी। एक समान समुच्चय नहीं है, हमने कारण इसमें दे दिया, कारण ये दे दिया कि ये इसमें नॉट बिलोंग्स टू, मतलब ये इसमें नहीं है, इसलिए ए नॉट बिलोंग्स टू बी, ए नॉट इक्वल टू बी, एक समान समुच्चय नहीं है। अच्छा, ऐसे हम कारण इसका भी दे सकते थे, ये हिंदी ना लिखकर, थोड़ा सा हिंदी हमको लिखनी पड़ती। जैसे हम ऐसे बोल सकते थे, ए फॉर ऑल बी, ऐसे बोल सकते थे फॉर ऑल बी। इसका मतलब होता है कि फॉर ऑल, ये जो सिंबल बन रहा है फॉर ऑल का है, इसका मतलब होता है कि इसके सारे एलिमेंट्स इसमें हैं और इसके सारे एलिमेंट्स इसमें हैं, तो ये फॉर ऑल का चिन्ह, ऐसी स्थिति में फॉर ऑल का चिन्ह लगता है। तो सीधा हम ये हिंदी न लिखकर इसको चिन्ह दिखाकर हम ये इसको दिखा सकते थे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 बोला जाता है कि 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8 और 10। अच्छा, तो बोला जाता है कि ये आपका जो दिया तो थर्ड जो दे रखा है, ये वाला ए बराबर दिया, कामा बी बराबर बोला जाता है एक्स बिलोंग्स टू एक्स, एक्स सच दैट एक्स सम धन पूर्णांक है और सम धन पूर्णांक है और अब इसमें कंडीशन दे रखी है, कंडीशन ये दे रखी है कि x का जो मान होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए और बराबर होना चाहिए 10 के, है ना। ये x का मान जो होना चाहिए वो बराबर और बड़ा होना चाहिए 10 से, और सम धन पूर्णांक होनी चाहिए।
तो ए का मान तो हमें पता है, बी का मान नहीं पता है, तो बी का मान पता कर लेते हैं। सम धन पूर्णांक होना चाहिए किससे, 10 के बराबर व 10 से बड़ा, 10 से छोटा ना हो। तो अच्छा, x का मान जो होना चाहिए बेटा, देखो x का मान कह रहा है, इधर मुंह बंद है तो इसलिए छोटा, x का मान जो है वो 10 से छोटा व 10 के बराबर। तो और सम पूर्णांक, तो सम संख्या 2 जो 10 से छोटी होती है, दूसरी 4, 6, 8 और फिर इसके बाद 10। अब अगर ये इक्वल टू का साइन यहाँ ना लगा होता तो हम 10 ना लिख पाते, लेकिन ये नीचे इक्वल टू लेस देन इक्वल टू लगा है, इसलिए हम 10 यहाँ पे ले लेंगे। तो आप देखिए ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं हमको, इसलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए फॉर ऑल की स्थिति बना देंगे, अभी लिखें, उत्तर में लिखेंगे, उत्तर ए फॉर ऑल बी, इसलिए फॉर ऑल चूंकि कच्चे मीटर लगे, चूंकि ए बराबर बी, इसलिए यह एक समान इसलिए यह एक समान समुच्चय है, समान समुच्चय है ना, खत्म हुआ, इसलिए एक समान समुच्चय है। 4th नंबर देखेंगे, 4th नंबर में बोला जा रहा है कि देखें 4th नंबर में कहा जा रहा है कि a बराबर x सच दैट x, बोला जा रहा है कि 4th नंबर में a बराबर, क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन आप सुन लीजिए। कहा जा रहा है कि a बराबर x सच दैट x संख्या 10 का एक गुणज है। तो जो x सच दैट x संख्या, मतलब जैसे यहाँ लिखा था x सच दैट x धन पूर्णांक, तो यहाँ पे लिखा है x सच दैट x संख्या 10 का एक गुणज है। तो संख्या देखिए, लिख लीजिए x सच दैट x संख्या 10 का एक गुणज है ये। और b क्या बोल रहा है, b भी इसमें बोल रहा है, b आपका दिया गया है, b जो दिया गया है वो दिया गया है 10, 15, ठीक है। b जो दिया है, b ये बोला है कि 10, 15, 20 और फिर बोला कि 25 और फिर बोला कि 30 डैश इन्फिनिटी तक, ये बोल दिया। और ये बोल रहा है x संख्या 10 का एक गुणज है। अच्छा, तो ए जो आया हमारे पास निकल कर, वो आया क्या, अब यहीं पे हम उत्तर लिखेंगे, मतलब हल करेंगे इसको, है ना, थोड़ा सा हल करेंगे कि a बराबर जो हमारे पास आएगा निकल कर, वो आएगा कि 10 का गुणज, तो 10 का गुणज तो 10 ही है पहले, फिर 20 है, फिर 30 है, फिर 40 है, डैश 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 इन्फिनिटी तक है। अब देखिए ये दोनों अगर देखे जाए तो परिमित है कि अपरिमित है, क्या है, ये दोनों देखिए इनके अवयव को नहीं गिन सकते क्योंकि अनंत तक गया, इनके भी अवयव को नहीं गिन सकते हैं, अनंत तक गया। तो ये दोनों जो है अपरिमित सेट हैं, ये भी आप डिफाइन सेट है, अनडिफाइन, ये भी अनडिफाइन है ना। अब ये इन दोनों सेट, मतलब इनके अवयवों को हम डिफाइन नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते हैं। अब यहाँ पे तो अपरिभाषित सेट होगा, अच्छा मतलब अपरिमित सेट होगा, और ये भी अपरिमित सेट होगा, अपरिमित समुच्चय। तो अपरिमित समुच्चय, लेकिन अभी देख रहे हैं क्या इनके अवयव मिल रहे हैं, तो इसमें 10 है, इसमें 10 है, इसमें 15, इसमें 15 है ही नहीं है। देखने चले 15 मिल में नहीं किया, तो 15 जब नहीं मिला तो हम बोलेंगे कि B नॉट बिलोंग्स टू A, है ना, B नॉट बिलोंग्स टू A। अब यहाँ पे ऐसा ना करिएगा कि A नॉट बिलोंग्स टू B, क्योंकि अगर आप ऐसा लिखेंगे A नॉट बिलोंग्स टू A, B तो गलत हो जाएगा, क्योंकि A का सभी अवयव इसमें मिलेगा। देखिए ये 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, इसमें सब मिलेंगे,
तो लेकिन इसका ऐसा अवयव है, इनमें बी में कोई ऐसे अवयव आ गए हैं, बीच में घुस गए हैं कि ए में नहीं है। तो हम ऐसे बोलेंगे ए नॉट बिलोंग्स टू बी, नॉट बिलोंग्स टू ए। कभी भी इनको हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि ए नॉट बिलोंग्स टू बी, तब गलत हो जाएगा। तो हम लिखेंगे ऐसा चूंकि, अच्छा इसलिए ए नॉट बिलोंग्स, ए नॉट इक्वल टू बी, यह एक समान समुच्चय नहीं है, यह एक समान समुच्चय नहीं है। विश्वास है कि मुझे समझ में आप लोगों को आया होगा, और आप अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को 2 बार 3 बार देखें। और वैसे ही आप अगर देखे होंगे, वीडियो को कहीं बढ़ाए नहीं होंगे और ध्यानपूर्वक देखे होंगे, तो एक ही बार में काफ़ी क्वेश्चन सरल थे, एक इजी थे, वो एक ही बार में सारे प्रश्न आपको आ गए होंगे समझ में। आइए हम इसके आगे करेंगे सवाल को, आप इसको पहले नोट कर लें तब आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे प्रश्न को देखेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 5 की बारी आती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में जो कहा जा रहा है उसमें भी समान और असमान समुच्चय ही बताना है। बस इसमें आप कारण ना भी देते तब भी चल जाता, लेकिन वो बता रहा है पूरे प्रश्न में कि समान असमान समुच्चय बताइए, कौन सा समान है कौन सा असमान है। लेकिन कारण मोस्टली आप इम्पोर्टेंट है कि कारण को भी आपको स्पष्ट करते चलना है पीछे। तो देखें पहला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा है कि क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताइए। अच्छा इसमें आपको युग्म, जैसे इसमें युग्म दिए जाते थे, दो सेट, दो समुच्चय दिए जाते थे और उसमें समान और असमान पूछा जाता था। ऐसे आपका 5वां भी है, दो सेट आपको दिए जाएंगे, समान और असमान सेट आपसे पूछे जाएंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे आपका पहला सवाल है ए, पहला सवाल है कि ए बराबर मझला कोष्ठक 2,3 है ना, और कामा बी बराबर जो दिया गया है वो दिया गया है x सच दैट x समीकरण x² + 5x + 6 बराबर से 0, ये दिया गया का एक हल है, 0 का एक हल है ना। जब किसी समीकरण का कोई हल होता है, हल पॉइंट, तो क्या होता है कि हम उस पॉइंट को, जब कोई भी समीकरण, यही समीकरण नहीं, आप जितने भी समीकरण पढ़ेंगे और बोलेगा कि का हल है या हल करता है या कहेगा कि समीकरण को संतुष्ट करता है, तो हम ऐसे पॉइंट को ढूंढते हैं कि x हमें जहाँ दिख रहा है वहाँ पे उस पॉइंट को हम रख दें तो पूरे समीकरण को 0 कर दें। तो देखिए आइए चेक करते हैं। पहले हम 1 रख के देखेंगे, फिर 2 रख कर देखेंगे, फिर 3 रख कर देखेंगे, फिर ही रख कर देखेंगे। तो x के स्थान पर अगर हमने 1 रखा तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, यहाँ 5 रह जाएगा, तो 5 1 6 हो जाएगा, 6 6 12, ये आपका जो होगा नहीं, आप क्या 0 हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिर अब +1 रखा हमने, अब -1 रखा, तो ये प्लस का 1 होगा और ये माइनस का 5 होगा, तो प्लस का 1 और माइनस का 5 हुआ, तो 4 हो गया, तब भी 0 नहीं हुआ, ठीक।
अब हम आगे चलेंगे 2 पर चलेंगे। तो जब 2 पर चले तो 2 यहाँ रखे तो यहाँ 4 हुआ, यहाँ आपका कितना हुआ 10 हुआ, तब भी 0 नहीं हो पाएगा, ख़त्म किया। -2 रखा, यहाँ 4 हुआ, -10 हुआ, है ना, 4 हुआ -10 हुआ। तो अब देखें आप -2 पर आ रहा है आपका 0। देखें अगर हम -2 रखते हैं, x बराबर क्या रखते हैं -2। अब -2 अगर रखते हैं तो इसी समीकरण में, तो आप देखें -2 का स्क्वायर प्लस 5 गुणा -2 प्लस 6, है ना, ये 4 हुआ, -10 हुआ प्लस 6 हुआ। अब ये -6 प्लस का 6, ये कितना हुआ 0 हुआ। अब ऐसे हम क्या रखें, x का मान 3 रखते हैं तो 3 3 के 9, 3 5 15, इस पे 0 नहीं आएगा। -3 रखते हैं तो -3 रखने पर देखें ये 3 का स्क्वायर है ना -3, और प्लस के स्थान पे प्लस, 5 के स्थान पे 5 गुणा x के स्थान पे -3। अब यहाँ x नहीं है तो +6 ऐसे नोट कर लेंगे। अब ये 9 हुआ और ये -15 होगा और ये +6 होगा। अब इसमें 15 में से 9 गया तो 6 बचेगा, मतलब -6 और +6 कट गया, 0 बचा। हमें समीकरण में जब तक ये दो घात समीकरण है तो इनके 2 मूल प्राप्त होंगे। एक मूल हमारा पहला ये प्राप्त हुआ, दूसरा मूल हमारा x बराबर यहाँ क्या प्राप्त हुआ, x बराबर जो हमको प्राप्त हुआ वो कितना -3 प्राप्त हुआ। तो अगर 2 घात समीकरण आपको कभी भी सॉल्व में मिले तो उसके 2 मूल प्राप्त होंगे, 3 घात समीकरण मिले तो 3 मूल प्राप्त होंगे, 4 घात समीकरण मिले तो उसके 4 मूल प्राप्त सदैव होंगे। अब हमें 2 घात समीकरण था इसलिए हमने 2 मूल इनके निकाल लिए, और हम जानते हैं कि जो हमारा दूसरी, ठीक, तो अब हमारा x का जो मान आया वो कितना आया, क्या रखने पर आया, x बराबर -2 और -3। तो हम देखेंगे कि जो हमारे पास सेट B प्राप्त हो रहा है। अच्छा, एक मेथड इसका और भी था कि एक मेथड से हम इसको और भी जान सकते थे। ये हम एक बार -1 चेक किए, एक बार +1 चेक किए, फिर एक बार -2 चेक किए, फिर +2 चेक किए। ये विधि का अगर ना प्रयोग करें तो एक विधि सरल ये भी है, देखते रहो इसको। x², जैसे आपने छोटी कक्षाओं में इसका फैक्टर मेथड पढ़ा होगा, +5x + 6 बराबर 0 से। अब इसका फैक्टर कर दिया जाता था, x² + 3x + 2x, है ना, 2x है ना + 6 बराबर 0 से। तो यहाँ पे कॉमन हो जाता था x, फिर x बचता था, फिर 3 हो जाता था, फिर यहाँ 2 कॉमन हो जाता था, फिर ये x बचता, फिर ये 3 बचता बराबर 0 से, और फिर x + 2 एक ब्रैकेट में, x + 3 एक ब्रैकेट में बराबर 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आती है, -2 और -3 आती थी। इस प्रकार हमने गुणनखंड विधि द्वारा x की वैल्यू निकालना भी सीखा था, जो कि समीकरण को वह मान संतुष्ट करते थे। तो इस मेथड पर न जाके इस मेथड के द्वारा भी हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आइए सवाल पर चलते हैं। तो जो हमारे पास b के अवयव मिल रहे हैं वो b के क्या मिल रहे हैं, b के अवयव x के बराबर एक बार -2 मिला, एक बार -3। तो -2 कामा -3 मिला। क्या ये a और b समान हैं? नहीं, दो अवयव तो हैं, लेकिन असमान होने के लिए ये माइनस है तो ये प्लस है, ये प्लस है तो ये माइनस। तो हम लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे, a not belongs to b, a not belongs to b, चूँकि a, ऐसे लिखेंगे, चूँकि a का अवयव b में नहीं है, इसलिए
ए नॉट इज इक्वल टू बी, समान नहीं है, है ना। मतलब ए और बी एक दूसरे के बराबर नहीं है। हमने कारण दे दिया, ये नॉट बिलोंग्स टू बी, चूँकि ए का अवयव बी में नहीं है और ना ही बी का अवयव ए में। ये भी आप एक बात लिख सकते हैं बढ़ाकर। हमने केवल लिखा ए का अवयव बी में नहीं है, आप यहीं पर इतना लिखने के बाद आप ये भी लिख सकते हैं और ना ही बी का अवयव ए में है। आइए ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। क्वेश्चन नंबर सेकंड को चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला जाता है, इसको मिटा रहे हैं। आप इसको नोट ना किए हो तो नोट कर लें पहले, और चलिए आप पहले इतने में देखते हैं आता है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड जो है, सेकंड में बोला जा रहा है कि ए बराबर एक्स सच दैट एक्स शब्द फॉलो का एक अक्षर है ना, अक्षर है ना। ये आपका सेट ए हुआ, ठीक। और सेट बी जो है, सेट बी में बोला जाता है कि वाई सच दैट वाई शब्द WOLF का एक अक्षर है। अब देखें कि ये दोनों समान है कि नहीं। तो आप सेट बनाना सीख चुके हैं अगली प्रश्नावली में, तो आइए यहाँ पर भी एक बार सीख लेते हैं सेट कैसे बनाया जाता है। तो ए अगर हल पॉइंट देखें, इसका हल पॉइंट, तो जो ए सेट बनेगा वो क्या बनेगा, फॉलो का एक सेट जब बनाए तो आप ध्यान दें कि हमने बताया आपको, जब सेट पढ़ाया था तो सेट पढ़ाते ही हमने बताया था सेट बनाने का तरीका। जब कहीं पर कोई वर्ड लिखा होता है और उससे कोई सेट तैयार किया जाता है, तो कोई भी वर्ड अगर एक बार दो बार यूज हो, कहीं किसी वर्ड में तीन बार एक अक्षर अगर यूज होता है, तो उस अक्षर को हम केवल सेट में एक ही बार डिनोट करेंगे, ना कि 2-3 बार डिनोट करेंगे। जैसे इसमें देखें आप, यल 2 बार है, तो हम जब इसका सेट बनाएंगे तो यल केवल एक ही बार प्रयोग करेंगे। यहाँ ओ भी 2 बार दिख रहा है, तो ओ को भी हम एक ही बार प्रयोग करेंगे। जैसा कि एफ हो गया, ओ हो गया, एल हो गया, डब्ल्यू हो गया, इसी पे ख़त्म हो गया, है ना। अब आप सेट बी देखें, सेट बी देख रहे हैं। सेट बी में जो हमारे पास शब्द मिला वो क्या मिला, WOLF, है ना। अब आप देखें एफ, इसका देखें, इसमें एफ है, इसमें भी एफ है, ओ इसमें है, इसमें भी ओ है, यल इसमें है, यल इसमें भी है, डब्ल्यू इसमें है, डब्ल्यू भी इसमें है। किसी में कम ज़्यादा तो नहीं है कि इनका अवयव ना मिले, या इनका अवयव ज़्यादा हो या इनका अवयव कम हो, या इनका अवयव बराबर, दोनों के अवयव बराबर हों, या कोई अवयव ऐसे हों जो मैच ना कर रहे हो, सारे अवयव से मैच कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम बोलेंगे कि ए बिलोंग्स टू बी, बी बिलोंग्स टू ए, है ना। चूँकि ए बराबर बी, इसलिए ए और बी एक समान समुच्चय हैं। इसलिए ए और बी एक समान समुच्चय हैं। इसी पे ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड समाप्त होता है, और आप क्वेश्चन नंबर सेकंड तक नोट करें, और फिर हम क्वेश्चन नंबर थर्ड से आपको आगे बताते हैं। नोट करें।
चलिए चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्वेश्चन नंबर 3 देखें आप। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि a बराबर, अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका है ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आपको कुछ लिखना नहीं है, वो सब लिख दिया गया है, बस आपको बता देना है कि समान है कि नहीं है। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 को करिएगा, हम देखे नहीं थे, नहीं तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात ही नहीं करते। अब क्वेश्चन नंबर हम चलेंगे 6 पर, कई क्वेश्चन दिए गए हैं, तो 6 में आइए देखते हैं क्या क्या है। तो 6 में पहले बात कर लें कि क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है कि नीचे दिए गए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन करें। तो नीचे कई समुच्चय दिए गए होंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में नीचे दिए गए समुच्चयों में समान समुच्चय का चयन करें। तो समुच्चय देखें, a बराबर दे रखा है हमको 2, 4, 8, 12। फिर b बराबर दे रखा है 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। और फिर c बराबर दे रखा है 4, 8, 12, 14, है ना। और d बराबर दे रखा है, d बराबर 3, 1, 4, 2, है ना। और फिर e बराबर दे रखा है, e बराबर कहा जा रहा है कि -1, 1, है ना। और फिर f बराबर दे रखा है, बोला जा रहा है 0, a, 0, a। फिर g बराबर दे रखा गया है 1, -1, है ना। और फिर h बराबर दिया गया हमको 0, 1, है ना। देखिए हमने आपको समान समुच्चय पढ़ाया है कि नहीं। समान समुच्चय आपने पढ़ लिया है, और आप, हमें विश्वास है कि आप सीख भी लिए हैं समान समुच्चय बताना। तो अब आपको इतने सेट दिए गए हैं, मतलब 8 सेट दिए गए हैं, ये सर 8 सेट दिए गए हैं। अब 8 सेट में आपको बताना है कि कौन सा सेट किससे मैच करता है और किसके समान है। तो देखें सेट ए किसके समान है। सेट ए में 2, 4, 8, 12 कहीं भी दिख रहा है, 2, 4, 8, 12। अब इसमें अगर 12 दिखा, 8 4 दिखा, तो 2 नहीं दिखा, है ना। तो ये ए जो है किसी के बराबर नहीं है ना। ए नॉट इज इक्वल टू बी, सी, डी, ई, एफ और जी। ये ए जो है किसी के बराबर नहीं है, परंतु इसमें हम ये बोल सकते हैं। अभी देखिए ये जो हमारे पास है वो बी और ई है ना, ये आपका पहला हुआ हल पॉइंट, है ना। बी किसी के बराबर नहीं है। फिर अगर हम ए किसी के बराबर नहीं, बी पे चलते हैं, 1, 2, 3, 4। तो इसमें देखिए 1, 2, 3, 4 यहाँ पर है। तो b जो है, दूसरा पॉइंट में अगर बात करें b की, तो b जो है d के बराबर है ना। b और d समान समुच्चय है ना। और कहीं 1, 2, 3, 4 दिख रहा है हमको, नहीं दिख रहा। तो अब c पर चलेंगे, तो तीसरा पॉइंट जो हमारे पास मिलेगा, c मिलेगा, तीसरा पॉइंट c पर चले तो c हमको मिला 8, 4, 8, 12, 14। तो 4, 8, 12, 14 है ही नहीं कहीं। तो c और
ए का कहीं कम्बिनेशन नहीं मिला। तो यही तो दिखाएंगे सी नॉट बिलोंग्स टू ए बी सी डी, है ना, मतलब सी किसी के बराबर, अच्छा डी ई एफ और जी ये कहीं पर किसी के बराबर नहीं है। अब डी पर चलेंगे, है ना, फोर्थ नंबर डी पर चले। तो डी तो मैच कर गया था, बात खत्म हो गई इनकी। ई पर चलेंगे, ई पर चलेंगे 1, -1 कहाँ है, ये है, बस स्थान चेंज है। तो हम दिखाएंगे कि जो ई और एफ हमारे पास ई और जी है ना, ई बराबर जी के, है ना, है कि नहीं। ई ये आपका ई जो है जी के बराबर है, राइट। तो ये इन दोनों को हम बराबर दिखा सकते हैं, ठीक है। फिर हम ई पर चले, ई एफ पर चले, 0, अब 0, कहीं है कि नहीं, पूरे में है नहीं, 0, है कि नहीं कहीं पे, अब इसमें है और कहीं है नहीं है। तो ये भी एफ जो है कहीं पे लाइक नहीं कर रहा है। पांचवा जो एफ है नॉट बिलोंग्स टू ए बी सी डी ई एफ, है ना। अच्छा एक मिनट, एफ तो नहीं रहेगा ना, जी एच, है ना। अच्छा ऐसे आप इसमें भी लिख दिए होंगे सी, है ना, सी नहीं रहेगा, और इसमें भी ए नहीं है, ठीक। एफ, अब आप तो एफ पर चले थे, ई एफ जी पर चले, 1, -1, अच्छा जी का तो हो गया ये। एच पर चले, तो एच भी जो हमारे पास है वो कहाँ कहीं है, 0, है ही नहीं कहीं। तो एच भी हमारे पास नॉट बिलोंग्स टू ये ए बी सी डी ई एफ जी, बस ये आपका जो है समान समुच्चय नहीं है, लिख सकते हैं समान समुच्चय नहीं है ना। ये भी, ये आपका समान समुच्चय है, समुच्चय है, ये आपका समुच्चय है ना, समान समुच्चय। अब चाहे हम लिखें समान समुच्चय नहीं है, चाहे हम लिख दें असमान समुच्चय, बात एक ही है। ये लिखेंगे समान समुच्चय है, ये लिखेंगे असमान समुच्चय है, और इसको भी लिख लेंगे, है ना, कि असमान समुच्चय है। तो आपको समान और असमान समुच्चय इस प्रश्नावली में देखना था। हमने इस प्रश्नावली में सीखा कि परिमित समुच्चय क्या होता है, अपरिमित समुच्चय क्या होता है, और उनका कारण सहित जाना, और फिर समान समुच्चय और असमान समुच्चय पढ़ लिए, और यहीं पर ये एक्सरसाइज आपकी खत्म होती है। और आगे हम पढ़ेंगे अगले अपने वीडियो लेक्चर में प्रश्नावली 1.3, और तब तक के लिए आप इसके जो सवाल छोड़े हैं हमने आपके ऊपर, आप हल करें, स्वयं प्रयास करें अधिक से अधिक सवाल लगाने का, और तब तक आप इनको नोट करें। अगली वीडियो लेक्चर में हम अगली प्रश्नावली कराएंगे।